तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है माँ। चैप्टर का नाम क्या है? बोलिए सब कोई। माँ। और इसके लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। पेटलीकर मतलब क्या? पेट लीक करने वाला नहीं, मतलब इनका नाम है ईश्वर पेटलीकर, जिन्होंने 3 पाठ को लिखा है जिसका नाम है माँ। सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चलिए इस लेखक के बारे में इनका परिचय देख लेते हैं। उसके बाद इस कहानी के हम सारांश को समझेंगे। हम सारांश आपको बता देंगे इस कहानी में क्या क्या पॉइंट है, और उसके बाद से इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हर चैप्टर की तरह लेखक का परिचय लिया जाए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में काफी पूछे जाएंगे। ठीक है। ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। मतलब जो ईश्वर पेटलीकर जी हैं वो किस राज्य के रहने वाले हैं? तो गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि हमारे राज्य का नाम बिहार है, उसी तरह हमारे देश में एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। और गुजराती के ये एक लोकप्रिय कथाकार है, मतलब कथा लिखने वाले हैं। ठीक है। गुजरात की राजधानी कहाँ है जी? बोलिए सब कोई। अच्छा, सबको पता नहीं है। गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और बिहार की राजधानी पटना। ठीक है। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रच पककर एक नई आस्वादकता के साथ उपस्थित होते हैं। मतलब ये जो भी कथा लिखते हैं उस कथा साहित्य में वो गुजरात के समाज, मतलब गुजरात का समाज कैसा होता है, वहाँ के नए तरीके, पुराने तरीके में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वहाँ के जो दर्शन शास्त्र है यानी कि समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनकी सोच क्या है, वहाँ की जो आर्ट है यानी जो कला है वो कैसी है, उन सबको एक नए तरीके से ये प्रस्तुत करते हैं अपनी कहानी में। गुजरात देखिए फेमस है सबसे ज़्यादा बनियाई में, मतलब कि दुकानदारी में। वहाँ के जो लोग होते हैं ना, फिजूल खर्च नहीं करते हैं, अपने पैसे को बड़ा ही तरीके से यूज करते हैं। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है और काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। देखिए आपको एग्जाम में ये सवाल कर सकता है कि खून की सगाई के लेखक का नाम क्या है? खून की सगाई के लेखक का नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? ईश्वर पेटलीकर। या ये भी कहा जा सकता है कि काला पानी जो उपन्यास है उसको किसने लिखा है? तो आप कहेंगे ईश्वर पेटलीकर। तो यहाँ पे आपको 2 सवाल तैयार होते हैं कि खून की सगाई और काला पानी। ठीक है ना। साहित्य के अलावा श्री पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं। मतलब ये केवल लेखक का ही काम नहीं किए हैं, बल्कि ये सामाजिक काम भी किए हैं। समाज में जो गलत गलत नीतियां हैं, जो समाज में गलत तरीके से भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने का इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। फिर ये पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा काम किए हैं। इनकी दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत एवं बहुप्रशंसित हो चुकी हैं। दर्जनों पुस्तकें का अर्थ क्या होगा? मतलब कि 12 से भी अधिक पुस्तकें हैं जिस पर उनको काफ़ी पुरस्कार और इनकी काफ़ी प्रशंसा हुई है। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से संभार संकलित है। यानी ये जो पाठ है इसको तो गुजराती भाषा में लिखा गया है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया है जिनका नाम है गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। तो यहाँ पे भी आपको एक नंबर का सवाल आपको मिलता है कि माँ जो चैप्टर है ईश्वर पेटलीकर जी ने किस भाषा में लिखा है? तो आप कहेंगे गुजराती। और उसको हिंदी में किसने लिखा है? तो आप कहेंगे गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर ने। तो इसमें आपको काफ़ी सारे क्या मिल गए? 1 नंबर के सवाल मिल गए। जैसे कि मान लीजिए आपको मिल गया कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप कहेंगे गुजरात के।
खून की सगाई के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। काला पानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि इस पाठ को हिंदी में किसने रूपांतरित किया है? तो गोपाल दास नागर। इतने सवाल आपको 1 नंबर से इससे बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करने से पहले हम कहानी के थोड़ा सारांश जान लेते हैं कि कहानी में क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, आप लोग देखिए ऊपर एक नाम लिखा है जिसका नाम है मंगू। क्या लिखा हुआ है? मंगू। ये जो कहानी है मंगू पर ही आधारित है। मतलब चलिए इसको शुरू करते हैं। मंगू नाम की एक लड़की है जो 12-13 साल की है, और उसको जो बीमारी है वो बीमारी, आप लोग पैरालिसिस का नाम सुने होंगे। पैरालिसिस, पैरालिसिस में आदमी क्या हो जाता है ना कि उसका दिमाग काम नहीं करता है, और दिमाग नहीं काम करने के चलते उसको ये पता नहीं चल पाता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है या सही है। अब गलत सही का अर्थ क्या होगा? मतलब कि काम की बात नहीं। जैसे कि होता है ना कि हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो सबको पता है कि टॉयलेट में जाते कैसे हैं, या उससे बाहर निकला जाता है तो सफाई की जाती है, हाथ की, पैर की, जो भी हो। मतलब एक तरीके से होता है जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं होशियार आदमी। और जो व्यक्ति को ये पता ना चले कि टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट में बैठना है कि बाहर ही बैठ जाना है, और काफ़ी उम्र हो गया है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो किसी टॉयलेट में नहीं बैठता है, द्वार पर ही, घर में ही कहीं बैठ जाता है, तो वो बच्चा है तो लोग उसको कुछ नहीं बोलते कि उसके पास दिमाग नहीं है उतना। लेकिन जब यही हरकत हम लोग इस उम्र में करें जिस उम्र में आप लोग हो, कि कहीं भी पेशाब करना शुरू कर दो, कहीं भी टॉयलेट करना शुरू कर दो, तो क्या होगा? आपकी बड़ाई होगी? नहीं होगी, लोग कहेंगे पागल हो गया है। तो मंगू नाम की लड़की है जिसको पैरालिसिस की बीमारी है, और उस बीमारी के चलते उसको ये पता नहीं होता है कि हमें अगर जो भी टॉयलेट होता है, पेशाब करना होता है, तो हमें बिछावन पर नहीं करना चाहिए या मिट्टी पर कहीं भी नहीं करना चाहिए। ये क्या करती है? बिछावन पर पेशाब कर देगी, लेटरिन कहीं कर देगी, और फिर से पेशाब करके उसी को हाथ से मतलब पूरा मिचकारेगी, मतलब गंदगी फैलाएगी। ये कहानी मंगू की है। उसकी एक माँ है जो उसे काफ़ी प्यार करती है, और भाई माँ तो माँ होती है, बेटा बेटी जैसा भी हो, माँ को प्यार तो आता ही है। क्योंकि आपको तो पता है, बता चुके हैं, दही वाली मंगमा से ही, लक्ष्मी से ही। क्योंकि देखिए ये हिंदी जो है ना, सेकंड हिंदी, पांचों का पांचों चैप्टर माँ पर ही डिपेंड है। कि माँ का जो लगाव होता है ना अपने बच्चों से, उतना लगाव किसी का किसी से नहीं होता है। तो और होता है ना कि जैसे 2-4 बच्चे हैं तो माँ सबसे ज़्यादा उस बच्चे को ज़्यादा मानती है जो दिमाग से कमज़ोर हो, जो मतलब छोटा हो, कमज़ोर हो, उसको माँ ज़्यादा मानती है। क्योंकि जो तेज है उनको तो कोई भी देख सकता है, लेकिन जो दिमाग से कमज़ोर है, जिसको दुनिया जहान की बातें मालूम नहीं है, तो उसको माँ क्या देती है? सहारा देती है। तो यही कारण है कि माँ जो है मंगू को बहुत ज़्यादा मानती है। और मंगू के 2 भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वे लोग घर पे नहीं रहते हैं, बाहर अपने पत्नियों के साथ रहते हैं। इसकी एक बड़ी बहन कमू है। इसकी बड़ी बहन का नाम क्या है? कमू। उसकी भी शादी हो चुकी है, अपने ससुराल रहती है। और मंगू की माँ भी सोचती है कि अगर मंगू दिमाग से ठीक हो जाए तो उसकी भी शादी कर दे, क्योंकि इसकी जो बड़ी बहन है उसकी शादी उसने 14 साल की उम्र में कर दिया था। ये भी अब 13-14 की होने वाली है, तो सोच रही कि इसकी भी शादी हो जाती। लेकिन मान लीजिए अब दिमाग ही ठीक नहीं, तो ऐसी लड़की से कोई शादी करेगा नहीं, और ऐसी लड़की की शादी करनी भी नहीं चाहिए। नहीं तो ससुराल वाले क्या करेंगे? भाई वो तो माँ की तरह थोड़े प्यार कर सकते हैं। उसकी अपनी माँ है तो प्यार करती है, उसे मानती है, चलो भाई जैसी भी है मेरी बेटी है। लेकिन ससुराल में तो अच्छे लड़कियों को ठीक से नहीं रहने देते हैं, तो फिर ऐसे लड़की को तो लोग जिंदे जी मार देंगे। और होता भी ऐसा है, मेरे गांव में ऐसी घटना हुई है कि एक व्यक्ति की शादी हुई, बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए, एकदम सेम कहानी उसी की है। जब भी मैं इस पाठ को पढ़ता हूँ ना तो मुझे वो घटना याद आ जाती है जो मेरे गाँव की है। जो भी मेरे गांव के लोग हैं, मेरे अगल बगल के भी लोग जानते होंगे इस बात को, कि एक व्यक्ति की शादी हुई। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, मतलब पढ़ी लिखी भी थी, देखने में कहीं भी दिक्कत नहीं था। कोई भी उसे देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि इसका दिमाग नहीं है।
अब मान लो कोई भी शादी करता है, देखने जाता है लड़की को, तो उसका दिमाग थोड़ी कोई चेक करता है, या कि थोड़ी कोई पूछता है कि तुम्हारा टॉयलेट चाहिए, ये सब चीज़ थोड़ी कोई पूछेगा। शादी हो गई, शादी होने के बाद जब वो अपना कारनामा शुरू कर दी, तो भाई अब सारे लोग चिंता में आ गए कि ये क्या हो गया, कहीं भी लैट्रिन कर दे रही है, कहीं भी कुछ भी कर दे रही है। उसका दिमाग ही मतलब उसे पता नहीं किसी को क्या बोलना है, क्या कहना है, कभी अच्छा बोलेगी कभी बुरा बोलेगी। तो इस ऐसे लोगों से लोग क्या हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं। अब वो घर में सब कोई उसे पीटने लगा, इतना पीटने लगा कि जो लड़की मतलब बहुत सुंदर दिखती थी, काफ़ी हष्ट पुष्ट थी, मार मार के उसको ख़राब कर दिया सबको। अंत में उसे रांची में ले जाकर पागल खाना में भर्ती कर दिया, और अंत में बेचारी वहीं पे वो मर गई। मान लो कोई लाएगा ही नहीं, तो कोई दिखाएगा नहीं बढ़िया से, तो बेचारी वहीं पे मर गई। वहीं सेम कहानी इस चैप्टर में है। मंगू भी है, उसको लोग कहते हैं कि इसे पागल खाना में भर्ती कर दो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी माँ कहती है कि एक माँ होकर जब मैं इसकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो फिर दूसरा डॉक्टर क्या सेवा करेगा, क्या उसकी देखभाल करेगा। उसके बेटे लोग भी, बेटी भी, जो भी आता है सब कुछ डांटता है कि माँ तुमने इसे सर पे चढ़ा लिया है, ये किया है, वो किया है, तुम इसे भर्ती क्यों नहीं कर देती, वगैरह वगैरह बातें करके। लेकिन माँ का माँ, भाई माँ माँ होती है, उसका दिल अजब अलग होता है। तो अंत में लेकिन फिर भी जब देखती है कि चारों ओर से ये भी उब जाती है, तो ये भी अपनी बेटी को क्या करती है, अस्पताल में भर्ती करवाती है। और अस्पताल में भर्ती करवाने के अगले ही दिन मतलब उसकी माँ इतना न रोती है उसके लिए, इतना न रोती है कि अगले दिन माँ भी उसी की तरह हो जाती है, मतलब उसको भी पैरालिसिस का बीमारी हो जाता है। दिल में सदमा पहुंच जाता है, दिमाग में बैठ जाती है। तो ये कहानी है इन माँ और बेटी की, जिसमें मेन किरदार जो है वो मंगू का है। किसका है? मंगू का। मंगू की बड़ी बहन कमू है। तो चलिए हम लोग अब कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। किताब में देखेंगे। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते। तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते और हर एक को वह एक ही जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कराने जैसी ही यह बात कहा जाएगा। मतलब कि गांव के लोग मंगू की माँ से बोलते हैं कि तुम इसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कर देती, वहाँ पे रहेगी तो डॉक्टर उसकी देखभाल करेंगे, समय समय पर इसका इलाज होगा। तो इस पर क्या होती है ना, उसकी माँ रोने लगती, कहती कि बताओ, जब एक माँ हूँ, मैंने जिसे जन्म दिया है, वो एक माँ होकर जब अपनी बेटी की देखभाल ठीक से नहीं कर सकती है, तो फिर वो जानवरों की तरह, जैसे क्या है अस्पताल में, अब अपनी माँ जैसा थोड़े कोई देखता है, उन लोगों को तो पैसे से मतलब होता है भाई। हाँ व्यवस्था होती है, ये बात सही है, लेकिन एक जो होता है ना हार्ट अटैचमेंट, मतलब दिल से जो लगाव होता है ना, वो तो एक माँ ही ना कर सकती है, एक फैमिली वाले ही ना कर सकते हैं। जैसे गौशाला क्या है, गौशाला का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर गाय बहुत अधिक हो, यानी गाय का जो घर होता है, वहाँ पे गौशालाओं में गाय को कैसे लोग थोड़े उतना लोग अटैचमेंट रखते हैं, कोई लगाव रखते हैं। और ख़ास करके उस गाय से जो अपंग हो, अपंग मतलब क्या, मतलब जिसका कोई शरीर से विकलांग पैर ना हो। आप लोगों को पता है कि कोई भी दुधारू गाय को ही मतलब नहीं पीटता है, कहा जाता है ना कि दुधारू गाय के लातों सहे के चाहिए। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि गाय दूध दे रही है तो मारती भी तो भी उसको झेलना है। लोग आम के पेड़ में पानी कब देते हैं, लीची के पेड़ में पानी कब देते हैं, पता है ना आपको, जब उसमें मोजर पकड़ता है। मोजर नहीं पकड़ेगा तो कोई गलती से एक लोटा पानी नहीं डालेगा, क्योंकि उससे मनुष्य को लालच नहीं है, उसे लग रहा है कि यह हमें तत्काल कुछ देने वाला नहीं है। शीशों के पानी में कोई पानी डालेगा, सॉरी, शीशों के पेड़ में कोई पानी डालेगा? नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि उससे किसी को कुछ मिलना नहीं है। हाँ लकड़ी मिलने वाला, ऑटोमेटिक वो बड़ा होगा, काट लिया जाएगा। तो लोग तत्काल फायदा देखते हैं, क्या फायदा है। माँ की एक ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बातें करता भी नहीं था, लेकिन जब ऐसी मंगू की माँ बोलती थी, तो मान लीजिए अब किसी के भी बारे में अब ज़्यादा कुछ थोड़े कोई बोलेगा, तो लोग चुप हो जाते हैं, चलो भाई जब माँ का ही मन है तो हम लोग क्या बोले। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती और लाड़ प्यार करती, यह प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, दूसरे के घर हो तो भूखी प्यासी कब की मर गई होती, और जीवित भी होती
तो ऐसी हष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता। देखिए, मतलब जब ये लोग मंगू की माँ की सेवा को देखते हैं कि भाई ये मंगू कितना प्यार करती है, कितना उसका ख्याल रखती है, तो लोग यही सोचकर कहते हैं कि अगर मंगू किसी और के घर होती या ससुराल में होती तो इसका कोई भी इतना देखभाल नहीं करता। अगर कोई मान लीजिए कुछ करता भी नहीं तो इतना हष्ट पुष्ट तो नहीं होती। हष्ट पुष्ट मतलब क्या होता है? मतलब मोटा तगड़ा एकदम सुंदर दिखने वाली। सुंदर मतलब सुंदर थी वो, लेकिन उसका दिमाग नहीं था। तो आ, वही हाल जो अभी हमने कहानी कहा ना मेरे गांव का, सुंदर थी बट उसके पास दिमाग नहीं था। मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। यानी मंगू के अलावा उसके 2 भाई थे और एक बहन थी, जो बता चुके हैं आप लोगों को हम। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था और वह अपने ससुराल चली गई थी। तो दोनों का शादी हो गया था लड़कों का। वे पढ़ लिख कर शहर में रहने लगे थे, अपनी पत्नियों को रखने लगे थे वहीं पर। और जो बेटी थी उसकी भी शादी हो गई थी, तो वो भी अपने ससुराल चली गई थी। मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई हो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही न्यौछावर हो गया था। इसलिए छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते तब उनका घर बार पौत्र पौत्रियों से खिल उठता। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी। देखिए, ऐसी बात नहीं थी कि जो मंगू की माँ थी वो अपने बेटों से प्यार नहीं करती थी, अपनी बेटी से प्यार नहीं करती थी। लेकिन अब क्या करें, वो जानती थी कि ये लोग तो ठीक है, इन लोगों को कोई देखने वाला है। अब मंगू को देखने वाला कौन है? तो बेचारी उस पर ही ज़्यादा अपना प्रेम दिखाती है। ये चीज़ क्या होता है ना कि बहुओं को ठीक नहीं लगता है, मतलब इनकी जो पतों है, कि केवल पगली को मानती है और हम लोग आते तो उतना ध्यान नहीं देती है। अगर उसके पोता पोती भी आते हैं तो पूरा परिवार क्या होता है ना कि अ, लोगों से भर जाता है, फिर भी वो उतना खुश नहीं होती है, क्योंकि उसे एक दुख होता है किसको लेकर कि काश मेरी छोटी बेटी भी अच्छी होती। जानते हो, छोटा बेटा या छोटी बेटी जो है माँ से बड़ा लगाव होता है हर किसी को। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड़ प्यार करती। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर पुत्र बधुएं कसमसा जाती। मतलब अब देखो, माँ कैसी होती है, बेटा लोग उतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन जो बहू होती है ना, हर चीज में बड़ा मतलब एक होता है ना, पटीदारी करती है कि उसको इतना इसको इतना। दोनों बहुओं की पति से यह एक ही फरियाद थी, फरियाद मतलब शिकायत, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती। ये बार बार अपने पति से क्या कहती है कि देखो, अपना अपना जो औलाद है वो कितना प्यारा है, मतलब अपनी मंगू को हमेशा अपने पास रखती है, उसका ध्यान रखती है, हर चीज़ करती है। और पोते पोतियों को तो बाप रे देखने का नहीं मांगती है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। मातृत्व के सने में खिंची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती, और ये सारी बातें कह करके जो बहू थी अपने माँ जी के साथ क्या करती जी, मंगू की माँ के साथ वो अन्याय कर देती। इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। मतलब ऐसा नहीं था कि पतों के जो लड़के थे, बहू के जो लड़के थे, उन्हीं के साथ इनका व्यवहार वैसा था। ये अपनी भी बेटी की जो लड़के आते थे, नाती नातिन, उनसे भी कोई ज़्यादा वो लगाव नहीं रखती थी। उनका पूरा ध्यान हमेशा मंगू पर ही रहता था। इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ा कर जब थक जाती, तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती, मंगू को झूठा लड़ लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। अब मान लीजिए बहुएं हैं तो डायरेक्ट माँ जी के मुंह पे तो कुछ नहीं बोलती हैं, अपने पतियों से कहती है, लेकिन बेटी किससे बोलेगी? और वो डायरेक्ट क्या करती है, अपनी माँ के मुंह पर ही बोलना शुरू कर देती है कि तुमने ही ऐसे और बिगाड़ दिया है। बताओ, एक जानवर भी उसे बता दो कि यहाँ पे पखाना करना है, पेशाब करना है, उसका ख्याल रखता है, तुमने तो और इसे बिगाड़ दिया है। जानते हो, जब किसी का दिमाग ना हो तो बेचारा तो खुद उसे पता नहीं क्या करते हैं, कोई जान से थोड़े करता है। लेकिन जो लोग सही होते हैं ना, उनसे भी पागल उन लोग वो होते हैं। इन लोगों को लगता है कि सब कोई मेरे जैसा ही है। भाई हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है, तो वो समझती कि मेरी जैसी है, मेरी जैसी होशियार है, फिर ऐसा क्यों करती है? 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो,
पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल नहीं आए वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बात सुने भी नहीं। ये कहती है ठीक है, माना कि वो गूंगी है, बोल नहीं सकती है, बहरी थोड़े है, सुन सकती है ना कि कहाँ पे क्या करना है, या डेली बताया जाता है तो वहाँ पे तो कर सकती है। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए तो हो तो दूसरी बार तुरंत ख्याल रखे। अब ये भी कैसी बात करती है लड़ाकू की तरह कि 2-4 थप्पड़ लगा दो बस ठीक हो जाएगी। अरे भाई, दिमाग होगा वो ना व्यक्ति समझता है कि 2-4 थप्पड़ का अर्थ क्या होता है। उसे तो मारोगे तो पागल है, देखेगी क्या कर रहा है लोग। उसे दर्द होगा तो रोएगी और दर्द नहीं होगा तो हंसेगी। उसके पास फीलिंग्स थोड़े हैं, लेकिन फिर भी अब लोग वैसी बातें करते हैं। उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगी। पुत्री का हृदय भी भर आया, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना न रह सकी। तुम समझती हो मंगू का लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठे रहने की तो नहीं हो, भाभीियों के पाले पड़ेगी, तब नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी। रुक कर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं, पराई माँ ही कान छेदती है। देखिए, अब जब ये सारी बात वो अपनी माँ को कमू बोलती है तो माँ रोने लगती है, कुछ बोलती नहीं, केवल रोने लगती है। तो मान लो कि अब अपनी बेटी है तो उसे भी तकलीफ होगा ही, अगर माँ को तकलीफ होगा तो। और ख़ास करके माँ को तकलीफ हो तो बेटियों को ज़्यादा मतलब दुख लगता है, और ख़ास करके उन बेटियों को जिनकी शादी हो गई है। जो अभी शादी नहीं हुआ उनका लोग तो कम होता है, मतलब होता है, लड़कों से ज़्यादा होता है, लेकिन जिसकी शादी होती है ना वो और माँ को ज़्यादा मानती है। तो जब ये रोने लगती है तो कहती है देख माँ, बात वैसी नहीं है, मैं कहने का अब थोड़ा सा नॉर्मल होती है, अब टाइट नहीं बोलती है, नॉर्मल बोलती है। मैं ये कहती हूँ कि मान लो आज तुम हो तो इसका सारा काम करती हो, कपड़ा धोना, इसका पर पेशाब सब ध्यान रखना, लेकिन जब तुम नहीं रहोगी, जीवन भर तो तुम रहोगी नहीं इसके साथ, तो कल ये भाभी लोग जब इसके जिम्मे आएंगी तो क्या भाभी लोग उतना काम करेंगी? सही बात है, ये भी सही बोल रही थी, लेकिन फिर बात ये कि वो ठीक ही नहीं है तो कोई क्या करेगा। माँ थोड़ी चाहती है कि वो पागल रहे। और यहाँ पे कहावत है कि पराई माँ ही कान छेदती है। पराई माँ कान छेदती कर समझते हो कि मतलब जो कान होता है ना, देखना किसी भी लड़की कान, आप लोग जो भी इसमें बैठी हैं, आप लोगों का कान कौन छेदा होगा? आपकी माँ तो छेदी नहीं होगी, क्योंकि कान छेदने में दर्द होगा भाई, तकलीफ होगा, और वो माँ नहीं देख सकती है। वो आएगी पराई माँ, मतलब कोई दूसरी आती है, उसको क्या दर्द होगा भाई, सीधे छेद देगी, आप चिल्लाते रहिए हो गया हो गया हो गया। तो माँ को क्या होता, तकलीफ होती है, वो नहीं कर सकते। मतलब कि कहने का अर्थ है कि अपनी माँ अपनी बेटी को कष्ट नहीं दे सकती है, वो दूसरी ही दे सकती है। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। ये कहती है कि माँ मान लो अस्पताल में रहती है, चलो मान लेते हैं कि ठीक नहीं होगी, कम उसको इतना ध्यान रखिए नहीं कि मल मूत्र कहाँ करना है, कपड़ों का कैसे गंदा नहीं करना है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभियाँ एक बार भी खाने को न दे ऐसी ओछी नहीं है। वो कहती है कि भाई लोग ऐसा बात नहीं कमाते नहीं, दोनों भाई बढ़िया पैसा कमाते हैं, अगर ये ठीक से रहेगी तो ऐसा बात नहीं कि 1 टाइम का 2 टाइम का इसको खाना इस लोग नहीं देंगे। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती, तब लोग पराई की तरह जो नहीं कह पाते थे वह उनकी पुत्री ही कह डालती। मतलब लोग जब कहते हैं अस्पताल में भर्ती करो तो कहती थी कि गाय की गौशाला में मैं अपनी बेटी को नहीं डालूंगी, तो लोग तो चुप हो जाते। लेकिन बेटी, अब होता है ना कि लोग जब किसी से नहीं सुधरते तो अपने बेटा बेटी से हार जाते हैं। एक अपने औलाद का कोई भी आदमी क्या हो जाता है ना, मजबूर हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। आप दूसरे में कुछ बोल सकते हो, आपके माँ बाप दूसरे में बोल सकते हैं, लेकिन जब आप लोग उनके सामने दिक्कत करोगे तो बेचारे वो मजबूर हो जाते हैं। अस्पताल गौशाला जैसा होगा, और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। और देखिए बात ही बात में कह देती है कि चलो मान लिया कि अस्पताल गौशाला है, मर भी गई तो क्या होगा, कम से कम उसको तो कष्ट नहीं होगा इस दुनिया में, इस जीवन जीवन है कोई, उसके जो कुटुंब है यानी जो हितई पहुनाई के लोग हैं उन लोगों से भी तो छुटकारा मिल जाएगा। अब मान लो ऐसी बात अब कोई किसी को भी कह दे कि तुम मर जाओ तो खराब लगेगा ही। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी, मतलब माँ भी मन में रखती थी कभी कभी कि हाँ मर भी जाती तो ठीक ही होता, यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो, मतलब भगवान उठाए तो। ये नहीं कि अब जान से किसी को मार दो। जानते हो क्या होता है, आदमी जब रोग से तंग आ जाता है ना तो सोचता है कि अभी मर ही जाता तो ठीक रहता, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि सब जान से मार दे, वो तो गुनाह हो जाएगा।
तो चाहती है कि चलो अब भगवान उठा ले तो बात अलग है, क्योंकि ये तो जी रही है इतना, खुद ये अच्छी से जी रही है, और नाभिक जो इसके साथ है वो भी ठीक है, परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असह्य लगता। लेकिन मतलब ये नहीं चाहती थी कि जानबूझकर उसको मारा जाए। स्वार्थ से भी सभी सगे, पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा है। क्योंकि उसका माँ का कहना था, बात सही भी है, कि जो व्यक्ति अगर लालच के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो आपका सगा नहीं है। जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करे, जो आपसे मतलब कोई भी लगाव किसी लालच से न रखा हो, वही अच्छा आपका मित्र हो सकता है। क्योंकि पैसे से या किसी लालच से लगाव तो सब कोई रखते हैं। बिना पैसे का, बिना किसी लालच के अगर कोई आपसे लगाव रखता है तो असल में लगाव वही होता है। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। इसलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसलिए वे कभी भी ऐसी बातें करते नहीं थे, क्योंकि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों एकमत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़ों का ध्यान आ जाए, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था, इसलिए वे मौन थे। मतलब कि देखिए, अब बेटे जो थे ना वो भी माँ से 1-2 बार बोले थे कि इसको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, लेकिन जब माँ के वो समझ गए थे फीलिंग्स कि भाई माँ को मन नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती किया जाए, तो वे लोग कुछ नहीं बोलते थे। क्योंकि वो लोग डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर बोले देखो इसका पागलपन तो कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब जन्मजात ये दिमाग की कम है। लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि अगर नर्स किसी नर्स के पास रहती है किसी अस्पताल में, तो इसे कपड़ा पहनने का, कैसे रहने का, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगा ना, आदत बन जाएगा, तो उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन फिर भी माँ को देखकर ये कुछ नहीं बोलते थे, और घर के पास अस्पताल नहीं था जिसके कारण कि नर्स आ जाती डेली। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके बारे आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है, ठीक है। तो बस तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं माँ का दूसरा भाग, यानी कि जो चैप्टर है माँ 3 पार्ट, उसका आज दूसरा दिन है, और जिसके लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर, लेखक का नाम तो जरूर याद रखेंगे। कल हमने इसकी चर्चा भी की थी इनके बारे में कि ये गुजरात के रहने वाले थे, और इन्होंने खून की सगाई और काला पानी जैसे कई अच्छे अच्छे कहानी भी इन्होंने लिखे हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि माँ जी को बार बार उसके बेटे बेटी सब कोई सलाह देते हैं अस्पताल में भर्ती करने के लिए, फिर भी वो तैयार नहीं होती है। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए पैराग्राफ में ये, फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे थे। मतलब कि ऐसा नहीं था कि जो मंगू की माँ थी वो मंगू का इलाज नहीं करती थी, वो डॉक्टरों से भी उसे दिखाती थी। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुँचते, शिलाजीत बेचने वाले या हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा जानते हैं इसका दावा करते। अब देखिए क्या होता है ना कि बहुत ठग लोग भी इसके यहाँ पहुँच जाते, नहीं होता है जो गांव में घूम कर हींग बेचते हैं ये लोग। अब वो लोग कोई बता देता है कि ये पागल है, जाओ उसकी माँ कुछ भी पैसा मांगोगी, धनी मनी है पैसा दे देगी, ठीक है ना। उसके 2 बेटे हैं बहुत कमाते हैं, जाओ झूठ मूठ के उसके केवल कहना कि ये ठीक हो जाएगी, बस वो पैसा दे देगी, क्योंकि वो मंगू को बहुत ज़्यादा मानती है। और ऐसे आकर के वे लोग उसे ठगते भी थे। माँ जी मानती थी कि 1000 उपचार करे तब तो लग ही जाता है, और इसको माँ को भी क्या लगता था कि चलो इतना इलाज होगा, कोई ना कोई तो कहीं सेट कर जाएगा। इसलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती। तो कोई भी आता ना, अगर कोई ऐसी बात कर देता जो पागलपन किसी को हुआ हो और वो व्यक्ति ने उसे ठीक कर दिया हो, तो उस पर ज़्यादा जल्दी विश्वास कर लेती कि मेरी बेटी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है।
इसलिए संभव है वह ठीक हो जाए। तभी से अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था। अब देखो, कोई ज्योतिष है, कोई पंडित है, तो बताते हैं ना कि इन लोगों के भौंडर में तो और नहीं पड़ना चाहिए। ये जितने लोग होते हैं ना, ये तो सबसे ज़्यादा महापाखंडी होते हैं। ठीक है ना, कोई पंडित जी होंगे, गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है कि जितने पोथी पत्रा वाले पंडित हैं ना, मतलब देखो, जो पढ़ने वाले पंडित हैं, जैसे कि कोई पढ़ाई कर रहा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, वो लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, वो लोग तेज होते हैं, वो पाखंड की बात नहीं करते हैं। लेकिन जितना लोग ना ये पोथी पत्रा वाला होता है ना, बाप रे, ये बहुत ज़्यादा ढोंगी होता है। तो उसी में कोई बता दिया था कि अगहन का जो महीना आ रहा है ना, इस महीना में आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बताओ, दवा नहीं होगा, किसी का इलाज नहीं होगा, तो पागलपन तो पागलपन है। किसी का बुखार भी ठीक होगा इस तरह, तो मर जाएगा। अब बेचारी, उसको विश्वास हो गया था कि कब अगहन का महीना आ जाए, कब अगहन का महीना आ जाए। वो बेचैन हो गई थी अगहन का महीना के लिए। उसके लिए लग रहा था कोई आराध्य देव, आराध्य देव समझती हो, मतलब कि वैसे भगवान जिनको हम सबसे ज़्यादा मानते हो। अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते थे। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता, वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती। यानी अगहन के महीने में मंगू कितने साल की होने वाली थी? तो वो होने वाली थी 14 वर्ष की। अब 14 वर्ष की होने वाली थी, तो मंगू की जो माँ थी काफ़ी खुश हो जाती कि इसी उम्र में उसकी बड़ी बहन का उसने शादी किया था, ये भी ठीक हो जाएगी तो मैं इसकी भी शादी कर दूंगी, और इस बात को सोचकर बड़ा खुश होती है। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। मंगू पागल न होती तो आज इसका विवाह तय हो गया होता। वो सोचती है कि आज अगर मंगू सही होती तो आज मैं इसकी क्या कर देती, शादी तय कर देती। देखिए, पहले क्या होता था ना, कम उम्र में इन लोगों की शादी कर दी जाती थी। आज के जैसा नहीं है। पहले 14 वर्ष 12 वर्ष में लोग शादी कर देते थे, अब तो 28 वर्ष और 38 वर्ष में शादी लोग करते हैं। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा है कि मूर्तिया उसे देखने के साथ ही हाँ कह दे। देखिए, मन में सोचती है कि अगर ये पागलपन ठीक हो जाता है तो मरी मत समझते हैं, मरी का मतलब एक होता है ना कि मतलब इतनी नहीं सुंदर है ना कि इसके चेहरे को देखते ही जो वर है, मूर्तिया मतलब वर, जो लड़का है, वो तो बस हाँ ही कह देगा, ना कह ही नहीं सकता है। जिस तरह वही मेरे गांव का हाल हुआ, देखते ही लड़के ने कहा भाई लड़की तो बिचिल रही है, किसी तरह से मेरी शादी होनी चाहिए। और सब कोई कहा कि भाई कुछ थोड़ा देख लो, नहीं, वो कहा नहीं, शादी तो इसी से करेंगे। बहुत सुंदर थी वो। और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, वैसे वह विवाह की योजना भी मन में बनाने लग जाती, और मन ही मन ये सोचने लगती कि ये करना है, वो करना है शादी में। तो हो जाता है, आदमी सोचने लगता है। कमू, मंगू की बड़ी बहन। कमू कौन है जी? मंगू की बड़ी बहन। तो आपसे सवाल किया जा सकता है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कमू। के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी, यानी जब कमू की शादी हुई थी तो घर में उतना पैसा नहीं था, कम पैसे थे। देखिए, आज इनके पास ज़्यादा पैसा है क्योंकि दोनों बेटे काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूमकर देखें। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उससे प्रसन्न हो माँ जी कई दिनों तक हर एक के आगे पारायण करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा। अब देखिए, उसी बीच में क्या होता है, एक बार मंगू मतलब लैट्रिन में जाके आराम से टॉयलेट में अच्छे से पेशाब कर लेती है, तो उसके माँ को क्या लगता है कि मेरी बेटी ठीक हो गई। अब वो गाँव भर जो भी कोई आता है ना, कहती बाप रे, ज्योतिष का बात तो सही हो गया, देखो ठीक हो गई। देखो, इन्हीं सब कारणों से ना ज्योतिषों का, ओझाओं का ये प्रचलन बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाता है। ऐसे ही महिलाओं के चलते विश्वास लोग कर लेता है, तो सबको ये, अब मान लो किसी को झूठ में जिसमें कोई लड़की है, भूत खेलना शुरू कर दे, ढोंग करना शुरू कर दे, और कोई ओझा के पास जाए, उसके बाद मतलब कुछ ना करे, लोग क्या कहेंगे? वाह, भूत होता है, सब कोई होता है, इलाज इसका बढ़िया हो गया, कितना बढ़िया वो ओझा है। तो उसका क्या होगा? वो फेमस बन जाएगा, लोग अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। मंगू अब से पहले कभी भी नहीं, और यह पहली बार अपने हौज में पेशाब करने बैठी। अब इसको भी लगा कि आज तक बैठी नहीं, तो हो सकता है कहीं अगहन का महीना का असर पड़ा हो। सुनने वालों के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठे से कुदेरती नजर पड़ती। लेकिन जैसे ही ये बात लोगों से वो कह रही थी,
तब तक देखती है कि मंगू अब आकर बाहर पेशाब करके उसी को हाथ से गींज रही है, मतलब कुदेड़ रही है मिट्टी को। अब सब कोई दूसरे, बस अब इनका मुंह थोड़ा बंद हो गया, अब क्या बोले। माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हो वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए, अच्छा बेटा। मतलब वो जाती है और बोलती है कि मंगू ऐसा मत करो, ये गंदगी है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं बाबू छी अच्छी हटो हटो वहाँ से, तो बच्चा समझता है कि ये खराब चीज़ है, वहाँ से वो हट जाता है। वैसे ही वो एक छोटे बच्चे की तरह उसे समझाती है। मंगू को धुन आती और वो खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। और अगर मान लीजिए वो खड़ी हो जाए तो क्या कहते, देख ले हो, यानी मेरी मंगू जो है वो अब क्या हो गई है, समझदार हो गई है, वो बुद्धिमान हो गई। मैंने कहा तो खड़ी हो गई। अब उसका दिमाग पहले जैसा नहीं रहा। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन का महीना आया। तो इस तरह धीरे धीरे कौन सा महीना आ गया जी, अगहन का महीना आ गया। फिर मंगू अच्छी तो न हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। अब देखिए, अब वो तो बेचारी ठीक नहीं हुई अगहन के महीने में, क्योंकि पंडित ने भविष्यवाणी की थी तो फेल कर गया। लेकिन तब तक उसी गांव के उसी महीने में एक कुसुम नाम की लड़की पागल हो गई। देखो पंडितों का चक्कर, देखो उल्टा बोल गया, ठीक होने को नहीं बोला था, बोला था गांव में एक और हो जाएगी। अब एक कुसु नाम की लड़की है, उसको यही बीमारी हो जाती है। मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता। माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल न हो, इसमें क्या आश्चर्य। अब देखिए, इस बात से मंगू की माँ को दुख होता है कि देखो एक लड़की के साथ क्या हो गया। लेकिन एक तरफ से वो खुश भी होती है कि चलो, लोग कहते हैं कि जन्मजात कोई पागल होता है ऐसा करता है, अच्छे भले लोग पढ़ने वाली लड़की भी तो ऐसी हो सकती है। सही बात है, देखो ये बीमारी किसी को भी हो सकता है। अभी आप लोग इसमें कोई बैठा है, लड़का है लड़की हो, हम हो, कोई भी हो, अचानक ये बीमारी किसी को अचानक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, शरीर का कोई नस दब जाएगा, आपको बीमारी पकड़ लेगा। तो होता है, लाइफ है, कभी ना कभी किसी के साथ भी हो सकता है ये, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। होता है ना कि घर जले तो जले, पटदार का भी घर जलना चाहिए, तो आदमी को ज़्यादा सुकून मिलता है। अब मंगू की माँ को कुछ ठीक भी लगता है कि चलो जोड़ीदार मिल गई इसकी, ठीक है ना, अकेले थी तब जोड़ीदार मिल गई है। और जो अकेले लोग मंगू का मजा लेते थे अब सब कोई कुसुम का भी लेगा। इस तरह कोई किसी को ज़्यादा कुछ कहेगा नहीं, भाई किसी को भी हो सकता है। होता है ना कि जैसे कि अगर आपके यहाँ लाइट है और वोल्टेज है, अब बगल वाले के यहाँ वोल्टेज नहीं है, तो बगल वाला आपसे क्या करेगा, जलेगा। या आपके यहाँ सिरिंज है और बगल में वोल्टेज है, तो आप बेचैन हो जाते हैं, क्यों मेरे यहाँ वोल्टेज नहीं है, तो आप व्यवस्था में लग जाते हो। लाइट 5 दिन नहीं आएगा किसी के, आपको दुख नहीं होगा, भाई किसी का संतोष है। सब कोई में सिरिंज है तो भी आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आप में सिरिंज हो गया, बगल वाले में वोल्टेज आ गया, तब तो भाई बेचैनी कस देगी। तो हम लग जाते हैं किसी तरह, या तो उसका सिरिंज हो जाए या मेरा वोल्टेज आ जाए, इसी काम में हम लग जाते हैं। कुसुम को दवाखाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ था। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। यानी कि जब सुनती है कि कुसुम को वो लोग दवाखाना में यानी कि अस्पताल में भर्ती करने ले जा रहे हैं, तो सोचती है कि आज उसकी माँ जिंदा होती तो क्या होता, वो उसे कहीं भर्ती करने ना देती। मतलब ये माँ के नज़र से देखती है। तो इससे क्या पता चलता है, ये कुसुम की माँ नहीं थी। माँ बिना सब सुना कहा जाता है, वह झूठ थोड़े ही है। इसके साथ उनकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कराते हो, वैसा दृश्य उन्हें का पा गया। अब इस बात को सोचकर वो मन ही मन सोचती है कि भाई मंगू के भाई आएंगे और उसे अस्पताल में भर्ती कर देंगे, से वो डर जाती है बिल्कुल। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ, वैसा समाचार मिला। तो अस्पताल में जब वो भर्ती हो गई तो पता चला पहले महीने में कि पहले से उसमें काफ़ी सुधार हो गया है। उसे बांध कर रखा जाता था, पर अब तो स्वतंत्र घूमती और उपद्रव नहीं करती। यानी पागल हो गई थी ना, तो ये बहुत खतरनाक हो गई थी, मारना पीटना गाली देना सब करती थी। तो उसको अस्पताल में बांध कर रखा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे अब उसे खुला छोड़ दिया जाता है। अब नहीं कोई झगड़ा उपद्रव, मतलब क्या होता है, झगड़ा मारपीट नहीं करती है। कौन, कुसुम। टट्टी पेशाब का
ठीक ठीक ध्यान आ गया है, पागलपन रहा है तो वह मात्र सारा दिन गाया करती है। मतलब अब सब चीज़ ध्यान से रखती है, और पागलपन भी है तो कैसा है, मतलब कि थोड़ा गीत उत गाती नहीं होता, पागल लोग गीत फिल्म में आप लोग देखा, गीत गाते रहता है सब। यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर ने क्या कहा कि अगले महीने में ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया, फिर भी एक आध महीना रहे तो अच्छा, ऐसी डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने भी रखा गया था। मतलब दूसरे महीने में कुसुम पूरा ठीक हो गई, फिर भी डॉक्टर ने बोला कि अभी रहने दीजिए, एक महीने तक थोड़ा देख लिया जाए कि बीच में कहीं फिर से वापस ना चला है। तो उसे वहीं पे 3 महीना तक रखा गया। वह घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा था। अब जानते हो, किसी का तबीयत खराब हो अस्पताल से आता है तो सब लोग देखने के लिए जाते ही हैं कि भाई कैसे है, कैसे ठीक हुआ। और खास करके लोग इसलिए गए ना, मंगू को लेकर, कि अब मंगू को भी अगर दिखाया जाए तो वो भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको टाइफाइड का बुखार है, और आपको आपके बगल में किसी को हो गया और वो इलाज कराया, ठीक हो गया, तो आप भी क्या सोचेंगे, आपके घर वाले क्या सोचेंगे? जाहिर सी बात है कि बात सोचेगी इसको भी दिखाया जाए वहीं पर, ताकि ये भी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखें, जरूर वह अच्छी हो जाएगी। माँ जी ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, लेकिन जब आज लोगों ने कहा कि माँ जी आप मंगू को अस्पताल में भर्ती करके देखिए, तो जीवन में पहली बार उसकी माँ यानी मंगू की माँ कुछ नहीं बोली। उसे भी लगा कि शायद ठीक ही बोल रहे हैं। चुपचाप वह लोगों की सलाह सुनती रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलवाया। अब बेचारे उस दिन कुछ नहीं बोलती है, अगले दिन क्या करती है ना, कुसुम को अपने घर बुलाती है, क्योंकि उससे पर्सनल बात करने के लिए क्या क्या वहाँ पे होता है। उसे पास बैठाकर अस्पताल के हाल चाल पूछना शुरू किया। माँ दया भाव रखकर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते, ऐसी उसके मन में जो गांठ पड़ गई थी वह कुसुम की बातचीत से खुल गई। यानी कि इसके मन में बैठ गया था कि अगर माँ देखभाल ना करे अपने औलादों की, अपने संतानों की, उतना देखभाल कहीं भी डॉक्टर नर्स नहीं कर सकते हैं। ये बात उसके मन से निकल गई कब, जब कुसुम ने बताया कि नहीं, वहाँ पे सबको ही ध्यान रखते हैं। नर्स या डॉक्टरों को कोई कोई पागल चाटा मार दे तो भी वे लोग उस पर खींचते नहीं, उसे मारते नहीं। सही बात है। देखिए, जो अस्पताल है ना, पागल खाना रांची में है, काके में है, तो वहाँ पे सब सिखाया जाता है कि भाई पागल है तो आपको मार भी सकता है, वो क्या समझेगा आप डॉक्टर है क्या हो। तो डॉक्टर लोग हंसने लगते हैं, उसे कुछ नहीं बोलेंगे, वो समझते हैं। यह जानकर उन्हें अस्पताल पर श्रद्धा भी हुई। नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग्य में दवाखाना जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा, तो वह किसे पता। अब वो सोचने लगती है कि हो सकता है कहीं यहीं लिखा हो कि वो अस्पताल में जाकर ठीक हो सकती है, घर पर नहीं ठीक हो सकती है, तो उसे अस्पताल में ही भर्ती कर दिया जाए। इतने उपचार कर देखे तब एक और सही, अब सोचती है चलो इतना सब दिखाया वैद्य हकीम, एक बार और दिखा लेते हैं वहां पर भी, नहीं मिटेगा तो क्या वापस नहीं लाई जा सकती है। सोचती है अगर नहीं ठीक होगा तो लेके चले आएंगे घर पे फिर से। अंत में मंगू को दवाखाने में भर्ती करने का माँ जी ने निर्णय किया। अब माँ जी ने क्या फैसला किया है जी, कि अब मंगू को अस्पताल में भर्ती कर ही दिया जाए। इसलिए बड़े पुत्र को घर आने को उन्होंने पत्र भी लिखवाया। तो वह अपने बड़े बेटे के पास चिट्ठी लिखती है कि काम करो, आओ और इसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। फिर भी यह निर्णय किया तब से उनकी नींद भी उड़ गई थी, लेकिन जब वो रात को सोने गई ना, तो फिर से इनको टेंशन होने लगा। भाई माँ माँ होती है ना, फिर सोचने लगी कि नहीं देखभाल किया तो क्या होगा, कैसे रहेगी, जिसको खाने पीने का भी अभी तरीका मालूम नहीं है, वो व्यक्ति कैसे वहां पे रहेगी। अब वो सोचकर टेंशन में आ गई। जैसे वह हार कर यह काम कर रही थी, ऐसा उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा था। दवाखाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उन्हें दिखता था। तो वो सोचती क्या मैं अपनी बेटी से उब गई हूँ, इसलिए मैं उसे अस्पताल में भर्ती कर रही हूँ। मतलब वो ममता वाली बात, फीलिंग्स, इमोशनल फिर आ जाता है वहाँ पे। मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। बहुएं चाकरी नहीं करेंगी यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से एक बहू ने भी अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें नहीं दिया था।
अब ये सोचती है कि मान लो कि अब मंगू बड़ी हो रही है, अब वो बूढ़ी हो रही हैं, कल बहुएं जो है मैं मर जाऊंगी तो वो इसकी सेवा करेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो बहू आज तक सास के साथ एक भी नहीं रही, वो इसे क्या देखेगी। ये बात वो जान गई थी। आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही घर पर दिखते हैं, और ये सोचते हैं कि भाई आज का जो जमाना है, तो लड़के कैसे रहते हैं, डरा डरा के अपनी पत्नियों से रहते हैं, वो जो कहेंगी वही होगा। इसलिए अपने पुत्रों से भी आशा उन्हें अधिक न दिखती थी। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या न मिटे, तो भी यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाए तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे कि उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई है तो सही। मतलब सोचती है कि मान लो कि चलो अस्पताल में अगर भर्ती कर देते हैं, अगर मैं मरती भी तो ये संतोष रहेगा, चलो उसको देखभाल करने वाला अपना नहीं है, दूसरा तो है ना। क्योंकि उतना मेरे बेटे खराब नहीं है कि पैसे नहीं देंगे अस्पताल में, वो दे देंगे, तो उसे भर्ती कर ही देते हैं। इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंखों से इतना अधिक पानी बह जाता कि बिछौना तर हो जाता। बिछौना तर होने का अर्थ समझते हो ना, मतलब काफ़ी रोती थी। फिर इधर भी मन जाता कि उसे अस्पताल में भर्ती करें, फिर दूसरे तरफ मन खींचता कि नहीं भर्ती करें। इसी चक्कर में वो पड़ी रहती। हृदय पुकार उठता, चाहे जो बहाना भले ही निकालो, पर मूल बात इतनी है कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई है। मतलब वो कहती है कि भले ही मैं कुछ भी कहूँ, लेकिन बात यही है कि मैं भी अपनी पुत्री से क्या हो गई हूँ, थक गई हूँ। माँ जी नींद में से चौंक उठती, बोल उठती, क्या मैं थकी हूँ? हृदय और दुने वेग से पुकार उठता है, एक बार नहीं 1000 बार। फिर वो कभी रात को उठ कर, नहीं मैं नहीं थकी हूँ, मैं अपनी बेटी की सेवा करूंगी, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। माँ जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर बड़ी ही भूल की है। इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवा खाने में भर्ती करना पड़े। यानी ऐसा ही मौसम था जैसा कि इस टाइम में है, जाड़ा है। तो माँ जी को लगा कि मतलब कि पत्र नहीं लिखना चाहिए था बेटा का, मैंने बहुत भूल कर दी, उसे गर्मी में भर्ती करते। रात में मैं उसे कितनी ही बार उड़ाती हूँ, दवा खाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन उड़ाएगा। मान लीजिए जैसे आ जाता है कम्बल, मैं तो हूँ तो बार बार फेंक देती है तो मैं उड़ा देती हूँ। अब दवा खाना में कौन बार बार आएगा उड़ाने के लिए। गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक था। मतलब सोचती थी कि गर्मी में भर्ती होती तो वो काफ़ी अच्छा होता। परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुंचा। अब देखिए बेटा को जैसे ही मालूम चला तो वो तुरंत पहुंच गया कि छुट्टी मिल गया, जल्दी इसको भर्ती किया, कि उसको तो पहले ही से ही था। बहुएं भी चाहती थी कि वही हो जाए, तो बेचारा जल्दी ही पहुंच आया। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। और आते आते ये पहले कहाँ पहुंच गया, अस्पताल पहुंच गया। और अस्पताल का जो मजिस्ट्रेट था उससे जाकर उसने मतलब एक एथी भी ले लिया, ऑर्डर भी ले लिया कि मैं उसे यहाँ पे एडमिट कर सकूँ, उसे यहाँ पे भर्ती कर सकूँ। 1 सप्ताह में मंगू को भर्ती करने का तय हो गया। और अस्पताल में क्या हो गया जी कि अस्पताल में मंगू को 1 सप्ताह में भर्ती कर देना है। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेल कर बोझ उतारना चाहता है। तो माँ को क्या समझने लगा, देखो कितना जल्दी जल्दी काम कर रहा है, वो भी चाहता है कि अपनी पगली बहन को अस्पताल में ढकेल कर अपना बोझ उतार लूँ। ऐसा न होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुंचता, कुछ शोर शादी लगाकर तुरंत डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता ही किस लिए। मतलब कहती है कि देखो कभी भी मैं बुलाती थी तो कहता था कि छुट्टी नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो कभी आऊँगा। और ये बात लिखते ही चला आया, उधर से उधर ही मजिस्ट्रेट से इतना जल्दी मंजूरी भी ले लिया। इन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दें। तो इनके मन में क्या आता था, मंगू की माँ को छोड़ो, अभी इसको नहीं भर्ती करेंगे, बाद में भर्ती करेंगे, और गर्मी में भर्ती करें। पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही न थी। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का प्रबंध कर चुका, तो अब मना करूँ तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा धंधा नहीं है। अब सोचती है कि मान लो अब मना करती हुई ना, तो बेटा लगेगा बोलने लगेगा, बहुएं लगेगी बोलने कि बुढ़िया को कोई काम नहीं है, परेशान करती है इसी तरह। तो वही बेचारी अब कुछ नहीं बोलती है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। अब जिस अगले दिन मतलब जिस दिन ले जाना था ना उसको अस्पताल में, उस रात को मंगू की माँ को क्या नींद नहीं आई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में न जाए तो अच्छा,
अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे या उनसे सहन नहीं होगा। अब ये क्या सोचती है कि मैं नहीं जाऊंगी अगले दिन, क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरी बेटी को कोई अस्पताल में भर्ती करे, मुझसे अलग करे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था यह सब अपनी नज़रों से देखेंगी नहीं, तब तक चैन पड़े यह संभव नहीं था। इसलिए विवश वो जाने को तैयार हुई, पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तब मानो उन पर ब्रह्मांड का भार आ गया। मतलब ये सोचती है कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर सोचती है कि नहीं जाऊंगी तो कैसे पता चलेगा कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो ये उन लोगों को देखने के लिए काफ़ी मतलब बेचैन होती है कि चलो नहीं जाएंगे। अगले दिन जब मंगू को लेकर घर से निकलती है उसे वहाँ पे भेजने के लिए ना, तो उसको लगता है कि पूरा दुनिया का, पूरी पृथ्वी का सबका भार उन पर आ गया है। वो देखो, अब लगाव किसी से भी ज़्यादा हो जाएगा और कोई कह देगा वो तुमसे अलग हो रहा है, तो उस व्यक्ति पे तो खराब लगेगा ही। आंखों में सावन भादो शुरू हो गया। सावन भादो समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत रोने लगी। आंसू मतलब उनके आंखों से बहुत ज़्यादा निकलने लगे। नज़र मंगू पर चिपक गई थी। वह केवल किसको देख रही थी? मंगू को देख रही थी। वह किसी भी तरह उखड़ती न थी। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़ों का रंग जी भर कर देख रही थी, भाव में आ गई हो जैसे। मतलब कि उसे मंगू को पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसे नए कपड़े पहना दिए गए थे, वो खुश हो गई थी। माँ जी की तरफ देखकर वह हंस भी पड़ी। उस समय माँ जी का कलेजा कट कर रह गया। लेकिन जब ये दृश्य को देखती है, इस दृश्य को, तो उसके माँ के मन में लगता था कि कोई उसका कलेजा काट रहा है। उसे बहुत तकलीफ होती है कि देखो इस पगली को पता भी नहीं है कि मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, गाय बैल भी जब उन्हें पुराने खूंटे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, तब नए आसामी के घर जाने में आनाकानी करते हैं। कहती है उसकी माँ कि देखो जब गाय बैल, अब देखिए गाय बैल भी अगर इसे दूसरे जगह जाते हैं ना, वो जाना नहीं चाहते हैं, खींच के ले जाना पड़ता है। लेकिन देखो इसे पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था। वह प्रत्यक्ष अनुभव करती माँ जी के डेवरी से फिसल गई। हृदय कलकला उठा। अबोध पत्री का दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उसकी न हुई। अब उसके मन में आता है कि इस पगली बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं हुआ, मैं उसकी सगी माँ हूँ, आज मैं भी उसकी न हुई। पुत्र का हृदय भी भर आया था। माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी भी उसमें हिम्मत नहीं थी। इस दृश्य को देखकर, इस रोने को देखकर, इस माँ के प्रेम को देखकर जो बेटा था उसका भी दिल भर आया। वो उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। जितना विलंब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी में जूते, बैल पांव उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें किए बिना ही लड़खड़ा कर पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। मतलब बेटा क्या बोलता है कि माँ अब देर हो रही है, अब हमें निकलना चाहिए। लेकिन उसका भी मन नहीं करता अपनी, क्योंकि देखो बहन उसकी भी है, माँ भी है, प्रेम तो होगा ही। मान लेते हैं बहुओं को नहीं होगा, वो दूसरे के घर से आई है, लेकिन अपना जन्मा हुआ बेटा तो प्यार करेगा ही, उसे मानेगा ही। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि जब वो अस्पताल में जाती है तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का अगला भाग। अभी तक हमने पढ़ा है कि जब मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बेटे के पास फ़ोन कर चिट्ठी लिखती है कि वो आए और उसे अस्पताल में एडमिट करवा दे, तो वो जल्द ही ट्रेन पकड़ के और आता है और उसे भर्ती करने की व्यवस्था करता है। और रात को फिर माँ जी के मन में ये आता है, यानी कि मंगू के माँ के मन में आता है कि अभी जाड़े का मौसम है, उसे अस्पताल में भर्ती करना ठीक नहीं रहेगा। फिर भी बेटे के आ जाने से और उसे कुछ कहने के डर से कुछ नहीं बोलती है और वो मंगू को अस्पताल को लेकर चलने के लिए सुबह तैयार हो जाती है। और मंगू को अच्छे कपड़े पहनाकर जब ये लोग घर से निकलते हैं तो माँ जी उसे देखती रहती हैं और रोती रहती हैं। और ये दृश्य देखकर पुत्र का भी जो मन है वो भी क्या हो गया, मतलब
दुख से भर गया, क्योंकि बेटा भी था उसका और बहन उसकी ही थी, तो तकलीफ तो होगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं। पुत्र का हृदय भी भर आया था, माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी भी उसमें हिम्मत नहीं थी। जितना विलंब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पांव उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें बिना किए ही लथड़ाकर पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। यानी कि बेटा जो है ना, उसका भी मन दुख से भर जाता है इस दृश्य को देखकर। फिर भी जब देर हो रही है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो पूरा आंखें मिलाकर तो नहीं, लेकिन नीचे आंखें करके और लटपटा करके, मतलब पूरा पूरा साफ नहीं बोलता है, और कहता है कि माँ देर हो रही है। और गाड़ी में, यानी कि बैलगाड़ी में बैल जो जुते हुए हैं वो भी बेचैन है जाने के लिए। सो हमें अब निकलना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने से आंखें पोंछ ली। यानी जब ये लोग अपने आंगन से बाहर निकल रहे थे, तो जो मंगू की माँ थी वो अपने धोती से, धोती समझते हो, ये मतलब कि ये पहनने वाला धोती की नहीं बात हो रही, जो आंचल होता है ना, पहले का टाइम का जो साड़ी होता है उसको धोती ही ज़्यादा लोग बोलते थे। तो अपने आंचल से अपने आँख को क्या कर ली, पोंछ ली। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया। दूसरी स्त्रियों ने माँ जी को सहारा दिया। अब पड़ोस की बहुत सारी स्त्रियां आ गई, वो मंगू को पकड़कर आगे मतलब ले जाने लगी। कुछ स्त्रियां क्या करने लगी, माँ जी को सांत्वना देने लगी। अंत में कड़वा घूंट हृदय में पीकर घुटनों पर हाथ टेकवे खड़ी हुई। और फिर जब काफ़ी समय बीतता है तो मंगू की माँ घुटने पर हाथ रखकर, घुटनों पर हाथ रखकर समझते हो, मतलब ठेहुन पर हाथ धर के, जब आदमी कहीं पे ज़्यादा देर बैठा रह जाता है ना, तो उससे उठने में परेशानी होती है। कोई भी आदमी हो, खास करके वे लोग जिनका उम्र थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो घुटने के दर मतलब उस पर अपना हाथ रखकर उसके सहारे वो खड़ी होती है। दो स्त्रियों ने पकड़कर चढ़ाया, तब उनसे बैलगाड़ी पर चढ़ा गया। मतलब वो इतना ना दुख में थी कि उसे बैलगाड़ी पर भी चढ़ने में परेशानी हो रही थी। तो दो स्त्रियों ने पकड़कर उनका हाथ बैलगाड़ी पर उन्हें बैठा दिया। मंगू पागल है यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। अब देखिए, जब ये लोग ट्रेन में बैठते हैं तो कई लोग हैं, उनको पता चलता है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने लोग जा रहे हैं और ये पागल है, तो लोग उस पर लगे कई प्रकार के कमेंट्स करने, कई प्रकार की बातें करने। होता भी है, जानते हो, कहीं भी जाओ अगर अपनी कमी को कहीं बता दो ना, तो लोग इतना इतना ना, मतलब ज़्यादा ज़्यादा बातें उसके बारे में करते हैं कि लगता है कि सब कोई उसमें, मतलब नहीं होता है, बीएड किया हुआ है, मास्टरी कर चुका है, एकदम पूरा जानकार है, जबकि जानता कोई कुछ नहीं है। लेकिन बात करने के लिए पॉइंट दे दो तो लोग इतना इतना बात करेंगे कि लगेगा कि इसमें वो मास्टर डिग्री हासिल किया है। मंगू पागल है यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। ऐसी खाती पीती सुखी लड़की को अस्पताल में रखेंगी तो 1 महीने में ही लकड़ी जैसी हो जाएगी। वहाँ तो जानवरों की तरह जितना दिया उतना खाया बस। अब देखिए, उसी में एक व्यक्ति कहता है कि इतनी अच्छी लड़की है, खाई पी लड़की है, मतलब मोटी लड़की है। मोटी का अर्थ क्या हुआ, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं, हेल्दी, और मतलब इतनी अच्छी है, ये तो अस्पताल में जाएगी तो इसे तो कोई खाना ही नहीं देगा, तो ये सूख के लकड़ी हो जाएगी, लड़की से ये लकड़ी हो जाएगी। और वहाँ पे क्या होता है, लोग जानवरों की तरह मतलब व्यवहार करते हैं। अब मान लो कि एक तो इसके माँ के मन में पहले से डर था, अब कोई ऐसा बात कर दे कि वहाँ पे जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है तो और डर गई। हमारे गांव में एक वृद्धा को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कराए हैं पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। अब एक व्यक्ति कहता है कि हमारे गांव में तो एक बूढ़ी महिला को अस्पताल में भर्ती कराए हैं, कोई अंतर नहीं पड़ा है, वो उसी की उसी तरह पागल ही पागल है। अब देखिए, कोई देखो, समाज में ना ज़्यादा लोग निगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव बात करने वाला बहुत कम लोग होते हैं। जैसे आप कहीं पे जाओ और कहो कि मुझे कंपटीशन निकालना है, मतलब कोई भी कंपटीशन, तो लोग क्या कहेंगे, वो नहीं होगा तुमसे यार, बहुत हार्ड पड़ता है, बाप रे बाप,
फलानवा एग्जाम आज कई साल से दे रहे हैं, कहाँ उनका हो रहा है, वो इतना पढ़ रहे हैं तो हुक्म नहीं किया, तुम्हारा कैसे हो जाएगा। मतलब कोई ये नहीं कहेगा हाँ बेटा तुम कर सकते हो, ताकि एक होता है ना, आदमी को हिम्मत मिलता है, मोटिवेट होता है आदमी कि नहीं करना चाहिए, हम कर सकते हैं। लोग पहले ही दबा देंगे, तुम करने वाले हो, अच्छा तुम कर लोगे, नहीं हुआ तो क्या करोगे, गांव में घूमोगे बिना काम करे, कोई अच्छा खासा काम सीख लो, विदेश चले जाओ, लोग ये राय देंगे। मतलब ये कोई नहीं कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनो। तो गांव के लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए कहीं भी, ज़्यादा उन लोगों को बातों को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादातर निगेटिव बात ही करेंगे, उल्टा बात करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि तुम आगे बढ़ो। पाँव पकड़ कर कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं। और वो क्या कहता है कि उसकी माँ कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन लड़के उसे नहीं लाते हैं। तो ऐसा हाल है पागल खाने का, ऐसे लड़कों से क्या आशा रखी जाए। लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती हैं ना, पहनना ओढ़ना हो इसलिए अधिक आदमी घर में पोसाता ही नहीं। तो उसी में कोई कहती है कि आजकल के लड़के कैसे हैं, मतलब अगर थोड़ा सा अच्छे भी हैं तो जो उनकी पत्नियां हैं यानी कि बहुएं हैं, वो तो और खतरनाक है। केवल उनको पहनना ओढ़ना और कम लोग चाहिए ताकि अच्छे से खा सके पी सके, वो घर में आदमी ज़्यादा नहीं देखना चाहती। इस लड़की की माँ नहीं है क्या, माँ जी की यह घाव असहाय हो गया। उसी एक महिला कहती है लग रहा है कि इस लड़की की कोई माँ नहीं है, तभी ने इसे अस्पताल में भर्ती कर रहा है। अब बताइए, ये बात सुनकर बेचारी को और बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब बहुत उसके अंदर दुख हुआ कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। आंखों में आंसू आ जाए, कंठ रुंध गया, शर्म से आंखें झुक गई, साथ साथ सिर झुकते ही माँ जैसा उनका दावा भी अपने आप व्यक्त हो गया। और जैसे ही जब ये बात हुई, जब उनका सर झुका, तो वहाँ के लोग समझ गए कि यही इस लड़की की माँ है। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही हैं, फिर अस्पताल वालों को क्या दोष दिया जाए। अब देखिए वो महिला क्या कहती है कि जब आप माँ होकर ऐसा कर रही हैं तो अस्पताल वालों को क्या कहा जाए, आप तो उनसे भी गई गुजरी है। अगर आप अच्छी होती तो अपनी बेटी की सेवा करती, अपने पास रखती। जानते हो दूसरों में लोग राय बड़ा अच्छा देते हैं, अपना पर पड़ता है ना तो लोग सब चीज़ भूल जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये होता है, और ख़ास करके ये महिलाओं में होता है। दूसरे में इतना ज़्यादा राय देती है कि जितना कोई गारंटी नहीं है, भले अपना सब खराब है, अपना नहीं देखती है कि मेरा कितना खराब है, लेकिन दूसरे में इतना ज़्यादा बात करेगी जिसका कोई हद नहीं होगा। पुरुषों में भी होता है लेकिन कम लोगों में होता है। माँ जी यदि अकेली होती या लड़के को बुरा लगने का भय न होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आ जाती, परंतु कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई। मतलब वो सोच रही थी कि अगर बेटा मेरा साथ नहीं होता ना तो अभी इसी गाड़ी से मैं पीछे अपने घर लौटकर चली जाती, लेकिन मान लीजिए बेटा है तो कैसे बोल सकती थी कि चले। तो बेचारी चुपचाप अस्पताल में वो चली जाती है। अब देखिए आगे क्या है। मुलाकात का समय था, इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सगी संबंधी अलग अलग बैठे थे। तो जिस समय ये लोग पहुंचे तो वो उस समय रोगियों से मिलने का, परिवार वालों का मुलाकात का समय था। मतलब देखो हर क्या होता है ना पागल खाना में, कि हर टाइम आप पागल खाना में पागलों से नहीं मिल सकते, अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकते। उसका एक टाइम रखा जाता है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप आइए और उनसे मिलिए, बैठिए, बातें कीजिए, उन्हें कुछ खिलाइए या जो भी करना है, एक टाइम फिक्स किया जाता है। तो जब ये लोग पहुंचे तो सभी रोगी के जो परिवारजन थे, लोग थे, वो उनसे मिलने आए थे, अलग अलग बैठे थे, उनसे बातें कर रहे थे। स्वजनों का अर्थ होता है अपने घर वालों द्वारा घर से लाया खाना काफ़ी लोग खा रहे थे। मतलब बहुत सारे जो पागल थे वो अपने घर द्वारा लाए गए खाने को खा रहे थे। कोई कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चों की बातें कर रही थी। अब एक जो देखते हैं कि एक पागल पति है, उसके साथ उसकी पत्नी आई है घर से, तो वो बच्चों की बातें कर रहा है, घर की हाल चाल पूछ रहा है। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, उससे वह लिपट पड़ी थी और बगल में खड़ी वार्ड की परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी कि ये भूतनियाँ मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती। अब एक औरत है जो पागल है, अपने पति से मतलब मिलती है तो उससे लिपट पड़ती है, उसके गले लगती है और बोलती है उन नर्सों को कि ये जो नर्स है ये मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती, ना खाना देती है, ना सर में डालने को तेल देती है। मतलब ऐसे ऐसी वो बातें देखती है।
आप भी कहीं पागल खाना में जाओगे ना, तो ज़्यादा देर अगर रुक जाओ तो खुद अपना भी आदमी लगता है कि हम भी खुद पागल हैं। माँ जी उस समय परिचारिकाओं की तरफ देख रही थी। उस समय पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वह हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाने को लाए हैं, वह एक बार खा लो। तो वह क्या बोलती है जी, नर्स कैसे, ठीक है चलो आज के बाद मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगी, पहले जो तुम्हारे पति लाए हैं उससे एक बार खाना खा लो। उस पागल स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं दिया। अब देखिए क्या कहती है जी, जो पगली है वो क्या कहती है कि मैंने मंजन नहीं, मंजन का अर्थ समझते हैं ना, मतलब मुंह नहीं धोया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उसका मुंह धुला था, फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। तो वो क्या देखती है कि उसका मुंह धुला हुआ है, फिर भी कहती है कि मेरा मुंह नहीं, मतलब पागल को याद नहीं कि क्या मिला क्या नहीं। वो बोल रही कपड़ा नहीं देते हैं, खाना नहीं देते, उसे याद नहीं है कि देते हैं कि नहीं देते। लेकिन फिर भी जो उसमें काम करने वाले जो नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन्हें ये सलाह दी जाती है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि देखिए पागल आपके साथ जो भी व्यवहार करे, लेकिन आपको उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि उनका तो दिमाग नहीं, आपके पास तो दिमाग है। तो फिर भी देखिए क्या करती है नर्स, जब वो कहती है कि मेरा मुंह नहीं दे, फिर भी उसे सांत्वना देने के लिए फिर से लाती है, मुंह पोंछती है रुमाल से उसका और पानी से। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले लोग हैं तो दयालु, मतलब अब लाए, हाँ भाई यहाँ के लोग कैसे हैं जी, दयालु हैं, भले देखिए कितना भी परेशान कर रहे हैं तो घर की तरह बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेट्रन आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह से करने को कहा। तो अब डॉक्टर आ गई, उस वार्ड की जो मेट्रन थी यानी कि जो उसे देखभाल करने वाली थी वो भी आ गई, और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिल गया कि हाँ इसे भर्ती किया जा सकता है। तो माँ जी को संतोष हो तो इसलिए बेटा चिल्लाकर थोड़ा माँ को सुनाकर बोलता है कि थोड़ा अच्छे से देखभाल कीजिएगा, कोई इसे तंग ना हो, कोई पैसे की चिंता नहीं करना है, और इसकी काफ़ी अच्छी सी देखभाल करना है, ताकि माँ को सुन के क्या लगे, अच्छा लगे। मेट्रन ने इस बात पर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मेट्रन क्या बोलती है कि आपको इस बात पर चिंता नहीं करनी चाहिए, आप बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बीच में ही माँ जी बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठाए खिलाए नहीं तो यह खाती भी नहीं। इतना कहते हुए उनका कंठ भर आया और वाक्य अधूरा ही रह गया। तो जब वो बात बोलता है उसका बेटा, तो उसी टाइम में भी क्या कहती है मंगू की माँ कि ये तो बिल्कुल पागल है, इसे तो इतना पता नहीं होता, अगर खाना ना खिले तो चुपचाप बैठी रहेगी लेकिन खाएगी नहीं, मांगेगी नहीं। तो प्लीज़ थोड़ा इसको क्या करना है, आपको अपने से खिलाना पड़ेगा। और कहते कहते इनका जो मतलब इतना ना ये दुखी है, रो रही है कि उनको बोलने का भी मतलब ताकत नहीं है उनके अंदर। दूर खड़ी परिचारिकाएं निकट दौड़ आई। एक बोली, माँ जी आप किसी तरह की फिक्र न करें, हम इसे मुंह में कौर डाल डाल कर खिलाएंगे। तब तक दूर खड़ी कुछ नर्सें हैं जो दौड़ के आती है, कहती है चिंता मत कीजिए, चुप हो जाइए और थोड़ा सा ही टेंशन मत रहिए, हम इसे मुंह में कौर, कौर समझते हैं ना, मतलब उठा उठा कर हाथ से खिलाएंगे। भरी भरी आवाज में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है, इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता, यह रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गीले में सो रहेगी तो वायु हो जाएगा। तो कहती है कि देखिए बहन ये जो है ना, इसे मतलब टट्टी पेशाब इसका कुछ भी ख्याल नहीं रहता, रात में ये कहाँ क्या कर देगी, तो थोड़ा इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है। तो नर्स बोलती है एक दूसरी कि आप टेंशन मत रहिए, रात में सभी रोगियों का चेक किया जाता है 4-5 बार, कि मतलब कोई कोई गलती ना किया हो, अगर कहीं पे किया हो तो सफाई कर दिया जाए। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती। मतलब ये सारी चीज़ें बताती है कि इसे क्या क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है, इसे दूसरी उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं वह देखना। तो कहती है देखना कोई मतलब जो खतरनाक पागल है वो इसे पीटने न लगे। जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। तो नर्स जो है वो बताती है कि इसका टेंशन मत रखिए, सभी तरह के पागलों को अलग अलग कमरे में रखा जाता है। मिलने आने वाले लोग विदा लेते तब रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाज़ा थोड़ा खुलता,
इस अवसर का लाभ पाकर माँ जी की नजर 2-3 बार अंदर घूमते हुए देखा। एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कूटी और भयभीत आंखों से देखा कि वह डर गए। मतलब देखिए, पागल खाना के अंदर किसी को नहीं जाया देता है जहाँ पे पागल रहते हैं। अब क्या बात है वहीं लोग जाने, लेकिन नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन जब वो शटर उठता है ना जहाँ पे पागल अंदर भर्ती किए थे, तो देखती है तो वहां पे पागल भूत की तरह घूमते हैं, डरा रहे हैं। इस पर उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। अब मन ही मन के मन में चला थोड़ा अंदर एक बार देख ले कैसी व्यवस्था है। मतलब क्यों देखना चाहती थी? ताकि इसको संतोष हो कि मेरी बेटी सुरक्षित है। मांग की मंगू को जिस कमरे में रखना वह मुझे दिखला दे। वो बोली कि मंगू को आप जहाँ पे रखना चाहते हो कृपया मुझे करके दिखा दीजिए। मैट्रन ने कहा, अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है। तो कहती है कि देखिए बहन, आपको अंदर जाने का या किसी को भी अंदर जाने का कोई नियम नहीं है। विस्मय भरे नेत्रों से यह नई दुनिया देख रही मंगू माँ जी की बगल में लपकी। अब कुछ ही देर के बाद क्या होती है कि मंगू जो कुछ दूरी बैठी है माँ जी के पास आ जाती है, बगल में बैठ जाती है। सिर पर हाथ रख माँ जी रोज की तरह स्नेह में बेटा शब्द उच्चारित करने लगी। तभी उनका स्वर फूट पड़ा। मरने के समय जैसी एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। मतलब कहती है कि बेटा देख नहीं था, मतलब कि लगा कि आदमी अब जा रहा है छोड़ के दुनिया। इस आकंदन में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्र की आंखों से चौधार आंसू बह चले। ऐसे रुदन से अभ्यस्त हो गए डॉक्टर, मैट्रन और परिचारिकाओं के हृदय भी भरा। जब इस दृश्य को वहां के लोग देखे, डॉक्टर से लेकर नर्स तक, तो सभी के सभी लोग दुखी हो गए। दीवारें भी आर्द्र उठी। मतलब जो दीवार थी वो भी क्या हो गई, नम हो गई। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो, यह वहां किसी ने नहीं देखा था। यानी कि जितने भी डॉक्टर थे, नर्स थे, ये सोचने लगे कि आज तक कोई ऐसा रोगी वाला परिवार नहीं आया जो रोगी को भर्ती करने में इतना दुख हो। क्योंकि पागल से तो सब कोई उबा रहता है, वो किसी तरह अपना हाथ छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी व्यक्ति है, कैसा परिवार है जो अपनी बेटी को जमा मतलब भर्ती कराने के लिए इतनी दुखी हो रही है। तो कल इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे और आज के लिए इतना ही। हाँ, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अंतिम भाग पार्ट 3 का। अभी तक हमने पढ़ा कि जब मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जाती है तो कई प्रकार की बातें वहाँ की नर्सों को बताती है उसके बारे में कि क्या क्या ख्याल रखना है। और वो काफ़ी वहाँ पे रोती है, जिसके कारण वहाँ के जो डॉक्टर हैं, नर्स है, वो इस दृश्य को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि पहला ऐसा परिवार है जो किसी पागल को भर्ती कराने में दुख जाहिर कर रहा है। तो आगे देखिए क्या होता है। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकार कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें। अब उसमें कोई एक नर्स है जो कहती है कि रुमाल नहीं होता है कि मंगू का ध्यान हटाती इधर उधर, मतलब कि ताकि वो फ्रेश हो सके। तो बोलती है रुमाल चाहिए तुम्हें, मतलब बच्चों की तरह खिलाने लगती है उसको। मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़ कर एकदम खड़ी हो गई। अब वो छोटे बच्चे की तरह उस रुमाल के पीछे भागने लगी। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उनका हाथ थपथपा कर परिचारिका मीठे शब्दों में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन। अब वो क्या करती है नर्स, जब रुमाल ये पकड़ लेती है, पकड़ आओ बैठे बैठे, अब मेरे पास रहोगी ना, कि नहीं होता बच्चों को मतलब पुचकारा जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो लोग कैसे बोलते हैं, मेरा बाबू मेरे पास सोएगा, सोओगे ना मेरे पास रहोगे ना। तो बच्चा देखता रहता है। मैं अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दू कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाजा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। और उसके बाद वे लोग क्या कीजिए, उसी दरवाजे के माध्यम से वो अंदर चली गई उस पागल खाने में। मंगू मंगू कलेजा कांप उठे, ऐसी चीखें माँ जी ने पुनः निकाली। जैसे ही मंगू अंदर गई, मंगू की माँ चिल्लाने लगी, मंगू मंगू कहकर। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, अपने इस पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझिएगा। अब जो डॉक्टर है तो कहता है, देखिए माँ जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
जैसा आपका ये बेटा है उसी तरह मैं भी आपका बेटा हूँ, बस ये समझिए। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़े जा रही हैं, ऐसा मानिएगा। मतलब वो सांत्वना दे रहा है कि आप ये मत सोचिए कि आप किसी अस्पताल में अपनी बेटी को भर्ती कर रही हैं, ऐसा नहीं है। सोचिए कि आप अपने बेटे के घर पर छोड़े जा रही हैं अपनी बेटी को, एक बहन अपने भाई के पास रहेगी। लोग ऐसे ही सांत्वना देते हैं, देना भी चाहिए, इससे मन थोड़ा हल्का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जब किसी लड़की की विदाई होती है, मार होती है, तो उसके घर वाले क्या बोलते हैं, ससुराल वाले, कि आप चिंता मत कीजिए, आप समझिएगा कि मैं बहू नहीं, मैं बेटी लेके जा रहा हूँ। भले ही जाने के बाद उसे जो भी व्यवहार करे, लेकिन तत्काल ये बात उन्हें बोलना पड़ता है। अधेड़ वय की बाल वय में विधवा हुई मेट्रन ने आश्वासन देते हुए कहा। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। अधेड़ वय मतलब एक मेट्रन है जो अधेड़ उम्र की है, मतलब कि ना बूढ़ी है ना जवान है, और वो लगता था कि बाल मतलब बचपन में ही विधवा हो गई है। तो वैसे एक स्त्री ने उसे आश्वासन दिया, उसे समझाया कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। और मैट्रन क्या कहती है जो उसकी देखभाल करने वाली है, कि आज तक आप माँ थी, टेंशन मत रखिए, समझिए कि अपनी माँ के पास है। माँ जी सिसकी भरती हुई बोली, सिसकी समझते ना, इसे बेजबान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया है। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके और उनका कंठ भराया। कहती है देखिए आज तक जो मेरी बेटी है वो कभी मुझसे अलग नहीं रही है, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ी हूँ, पहली बार छोड़ रही हूँ। और मैं उस विश्वास पे छोड़ रही हूँ कि मेरे गांव की एक कुसुम थी जो यहाँ पे आई, उसका तबीयत मतलब यही बीमारी था, तो वो यहाँ से अच्छे से ठीक होकर वापस चली गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको भर्ती कर रही हूँ। मेट्रन ने कहा उस कुसुम की तरह यह थोड़े ही समय में समझदार हो जाएगी। तो मेट्रन क्या कहती है कि आप चिंता मत करिए, ये कुसुम की तरह ये थोड़े ही समय में बिल्कुल समझदार हो जाएगी। माँ जी की सिसकियाँ रुकी, फिर उनकी दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर मंगू पर ही जैसे पड़ी थी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया हो वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती, शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा, या दूध ना हो तो दाल में। तो इसकी माँ क्या बताती है उस मेट्रन से कि देखिए वो डायरेक्ट केवल रोटी सब्जी नहीं खाती है, कम से कम उसे दूध मिलना चाहिए, और दूध ना हो तो कम से कम दाल जरूर दीजिएगा। माँ जी की करुण आंखों की तरफ नजर करने की मेट्रन की शक्ति लुप्त हो गई है। वैसे ही नीची दृष्टि किए ही वे बोली, अच्छा। मतलब अब इतना ना प्रेम को देखती है वो मेट्रन उसके माँ को, कि भाई उसका भी हम नज़र मिला पाना मुश्किल रहता है, क्योंकि उतना व्यवस्था थोड़े कोई अस्पताल वाला करता है जितना मंगू की माँ कर रही है। माँ जी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए, तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए थे। जब माँ यानी मंगू की माँ और उसका भाई जब उसे अस्पताल में भर्ती करके बाहर आ रहे थे, तब दोनों के चेहरे पर क्या थे, मतलब बड़े ही दुखी मन से निकल रहे थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठा विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। अब जैसे ही बैठती है अस्पताल ट्रेन में, तब तक याद आ जा, उसको तो क्या इन्हें चारपाई देते हैं कि नीचे सुलाते, नीचे तो सोएगी ही नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं, ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था, परंतु उन्हें अंदर जाने न दिया था, इसलिए संदेह रह गया था कि हमें अच्छा ना लगे वैसा कुछ होगा। अब इनके मन में आती है कि सब चीज़ तो ठीक था, लेकिन अंदर क्यों नहीं जाने दिया, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा तभी ये लोग नहीं जाने देते हैं। और होता भी है ना, जितना लोग कहते हैं उतना व्यवस्था नहीं होता है। बहुत सारे अस्पताल हैं, बाहर से अच्छा दिखेगा, अंदर सब घटिया घटिया व्यवस्था होता है। इसीलिए तो हमें न जाने का नियम बनाया होगा ना, इस बात का पुष्टिकरण करता था वह अधखुला दरवाजा। भूत की तरह घूमती, गंदी और भूख से मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां। इसके साथ ही माँ जी को मंगू उन्हें न देखकर रोती हो वैसी आवाज़ सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती है, किसी की मृत्यु हो गई है क्या? अब बेचारी ये बहुत रोती है, तो कोई भी अगल बगल में कोई बैठा है तो खास करके महिलाएं तो उनसे बर्दाश्त होता नहीं है, पूछ ही देती है।
तो उसी में कोई महिला बैठी है, पूछती है कि क्या हुआ माँ जी, कोई मर गया है क्या। रात में 11:15 बजे घर आई, तब उनकी रात देखती पड़ोसिन जो उनके कुटुंब की ही थी, वह जाग रही थी। उनके लिए उसने खाना भी बना रखा था, पर दोनों ने खाने के लिए मना कर दिया। मतलब जब ये 11 बजे रात को घर पर माँ बेटे लौटते हैं, तो उनके बगल की एक स्त्री है जो उनके किसी कुटुंब मतलब हितई की है, वो उनके लिए खाना बना कर रखती है कि आएंगे तो उन्हें खिला दिया जाएगा। खाना बोलती है खाने के लिए, लेकिन ये लोग खाते नहीं हैं क्योंकि बहुत दुखी हैं। अब स्वजन की मृत्यु का घाव ताजा हो, तब जैसा आग्रह करने वाली की जीभ नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसी ज़्यादा खींचतान न कर सके। अब मान लीजिए ये भी देखी कि बेचारी बहुत दुखी लोग हैं, तो क्या ज़बरदस्ती करना, वो भी चुपचाप रह जाती है। माँ जी के अंतर में एक तंबूरा ही बज रहा था। मंगू इस समय क्या करती होगी। मतलब माँ जी के अंतर में क्या अर्थ है, अंतर का अर्थ हुआ अंदर, तंबूरा का अर्थ हुआ कि मतलब एक फिगर चल रहा था उनके अंदर कि क्या मंगू इस समय क्या कर रही होगी, कैसी होगी कैसी नहीं होगी। देखिए, आप अगर किसी को बहुत अधिक मानते हैं ना, और वो अचानक आपसे अलग हो जाए, तो वो आपको भी पागल कर देगा। अब खास करके आदमी पागल कब होता है, जब किसी के बारे में बार बार सोचेगा। बार बार सोचोगे ना, तो वो आपको पागल कर देगा। पल पल में यही विचार उनके हृदय को बेध रहा था, कितनी ठंड है, उसे उड़ाया तो होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा, तो उसका फ्राक और बिछावना बदला होगा कि नहीं। ये सारी चिंताएं माँ जी को हो रही है। जैसे मंगू उनकी बात सुन रही हो, वैसे वह बोली, बेटा पेशाब न करना। मतलब अब देखिए, वो इतना ज़्यादा मंगू के लगाव में है कि उनको ये भी ध्यान नहीं कि मंगू उनके पास नहीं है। वो समझाने लगती है कि बेटा पेशाब सब मत करना, ठीक से रहना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती, फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती तो उसका फ्राक और बिछौना भी बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई, फिर भी अपने साथ ही उसे सुलाती, जिससे वह पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चले और उसे गीले में सोए रहना न पड़े। देखिए माँ का कैसा प्रेम है। लोग तुरंत उब जाएंगे, लेकिन माँ है जो उब नहीं रही है। माँ जी को स्वयं भी उसके बिना बिछौना सूना सूना लगता था। मन में हुआ, मेरे साथ सोने की आदत है उसे, नींद आई होगी या नहीं। उनके लिए आंखें बावरी बन उन्हें ढूंढती हो, वैसा उन्हें दिखा। उन्होंने चरपाई की पाटी पर सिर पटका। मैं माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई। उनकी एक सिसकी फूट पड़ी। अब ये सारी बातें सोच सोच कर वो रोने लगती है कि मैं माँ होकर उसे जब नहीं पाल सकी, तो दूसरा ही संसार में उसे कौन पाल सकता है। बाहर के खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आई। माँ की अपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितनी भी मंगू के साथ ममता न थी, फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा गया था। जो बाहर उसका भाई था, सोया हुआ था, तो वो भी इस सीन को देख कर, भले उसके मन में अपने माँ का थोड़ा सा भी माँ के जैसा प्यार नहीं था, फिर भी वो दृश्य को देखकर उसका भी मन अब हिल गया था। माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। जब माँ रो रही थी, तो वो बेटा भी क्या होने लगा, रोने लगा। अपने को इतनी वेदना होती है, तो माँ को क्या क्या होता होगा। अब ये सोचता है कि जब एक मैं भाई हूँ जिससे ज़्यादा प्यार नहीं है उस पगली से, फिर भी उसके लिए मैं रो रहा हूँ, तो आज माँ के हृदय पर क्या बीत रहा होगा जो इससे इतना प्यार करती है। माँ के हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार जीवन में पहली ही बार पुत्र को हुआ। यानी कि वो पूरे जीवन में माँ की क्या कष्ट थी, माँ के अंदर अपने बच्चों के लिए क्या दर्द होता है, उस दृश्य को देखकर पहली बार जीवन में उस पुत्र को एहसास हुआ कि माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। उसका हृदय पुकार उठा, माँ का यह दुख किसी भी उपाय में टालना चाहिए। अब वो सोचता है कि भले अब कुछ भी हो जाए, पत्नी कुछ भी कहे, बात नहीं सुननी है, वो करे ना करे, लेकिन मैं माँ का ये दुख जरूर दूर करूँगा। पुत्र होकर इतना भी मैं ना कर सकूं तो मेरा जीना व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके अंतर ने प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होंगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर से खिसक गया, और वो सोचता है कि कल मैं जाऊंगा, मंगू को वहां से निकालूंगा, अपने साथ रखूंगा, मैं स्वयं उसकी सेवा करूंगा, भले मेरी पत्नी करे या ना करे। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती तो वह उसी क्षण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर सांत्वना दे देता, पर वह शांत पड़ गई लगी, इसलिए उसने भी सोने के लिए आंखों पर पलकें गिरा ली।
मतलब अगर माँ दूसरी बार रोती तो उसी समय उठकर वो जाता, बताता माँ मैं उसे कल लाऊंगा। लेकिन अब कुछ कहना चाहता तब तक उसे लगा कि वो अब सो गई है, नहीं रो रही थी, तो वो भी अब सोने के लिए अपना आंख बंद कर लिया। सुबह जब चक्की की और मथने की मधुर आवाज गूंज रही थी तब सारे गांव को जैसे बोध बेध डाले वैसी चीखें माँ जी ने मारनी शुरू की। दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे। अब सुबह जैसे ही होता है तो इसको सुनाई क्या था कि मेरी माँ तेज आवाज में चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ मेरे मंगू को लोग मार दिया। पुत्र चरपाई से उछल पड़ा, पड़ोसी दौड़ आए, चकिया और मथनिया रुक गई। जिसने सुना वहीं दौड़ आया और जो आए वैसे ठिठक गए। माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। देखिए कितना दुखद भरा समय है। सारे के सारे लोग जब आए तो देखते हैं कि जो बीमारी मंगू को थी वही बीमारी माँ जी को भी हो गई थी। वो इतना ना रात को सोच दी कि उनका भी दिमाग क्लिक कर गया, वो भी पागल हो गए। और इस दृश्य को देखकर सारे के सारे लोग रोने लगे। ये एक देखिए माँ का प्रेम एक पागल बेटी के प्रति। तो देखिए माँ का जो प्रेम है ना, उसकी तुलना किसी से मत कीजिएगा कभी भी। भले ही आपको लगे कि ना मानती हो, ऐसा कभी फील हो, फिर भी ये गलती से दिमाग में मत रखिएगा कि माँ आपको प्रेम नहीं करती है, माँ आपको मानती नहीं है, क्योंकि उसके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। तो ये है माँ और बेटी के प्रति एक प्रेम भरा चैप्टर। कि इस कहानी का सारांश आप लोग लिख कर लाएंगे घर से, ठीक है ना। और 5 क्वेश्चन जो है, ये पांचों क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर कल हम इसको लिखवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और 2 चैप्टर हैं इस किताब में, 3 चैप्टर हो गए।